वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी मार्केट का यूनिट 3। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? मनी मार्केट यूनिट 3। हमने कल कवर अप किया था मनी मार्केट के दो यूनिट्स, दैट इज योर यूनिट 1 और यूनिट 2। ओके बच्चे, यूनिट 1 वाज टॉकिंग अबाउट मनी डिमांड, यूनिट 2 वाज टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई, और यूनिट 3, अगर आप यूनिट 3 के बारे में बात करोगे तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करोगे। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है ट्रांसमिशन चैनल्स कैसे होते हैं, और इसका एक थर्ड कंपोनेंट और है, और थर्ड कंपोनेंट बताएगा व्हाट आर द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके, आई रिपीट इट। इस चैप्टर को कितने कंपोनेंट्स में बांटा हुआ है? 3। फर्स्ट वाला क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा वाला क्या है, चैनल्स क्या है, और थर्ड वाला है द ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बच्चों, ये तीनों चीज समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाती हूँ। इस ब्लॉक डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ट्रांसमिशन चैनल्स, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इमेजिन करो ये हमारे पास में है एक कमर्शियल बैंक। इसका नाम हमने क्या रखा बच्चे? ये कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, आरबीआई की एक अहम भूमिका होती है। आरबीआई अकेले तो नहीं बनाता, लेकिन हाँ, आरबीआई पहले केवल आरबीआई बनाता था, अब हमारे देश में चेंज हो गया। अब हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, दैट इज अ कमिटी एक्चुअली। और सेक्शन उसमें कितने लोग हैं? 6 लोग। 6 में से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। तो इफ आई टेल यू मैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ज्यादा करना है कि मनी सप्लाई कम करना है, इस पॉलिसी से जो डील करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब बच्चों देखो, कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है। क्या बोलते हैं क्लास? जब इन्फ्लेशन का समय होगा तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए कि मनी सप्लाई को कम करना चाहिए? अगर इन्फ्लेशन है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो अगर उसको कंट्रोल करना होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना है। कम करना हो तो क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कम करते हैं। अगर मनी सप्लाई को कम करना चाहते हो तो लोन को महंगा करोगे कि लोन को सस्ता करोगे? तो लोन को हम करेंगे महंगा। तो बेटा, लोन को जो महंगा कर रहे हैं तो कम लोन लिया जा रहा है, हम बोल रहे हैं मनी सप्लाई कम हो गया। इसको बोलते हैं दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं बच्चे? इट्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और वहीं अगर लोन सस्ता कर दिया आरबीआई ने, तो हम ज्यादा लोन लेंगे कि कम? ज्यादा। सस्ता मिलेगा तो हम ज्यादा लेंगे, तो हम बोलेंगे मनी सप्लाई बढ़ने लगे। और मनी सप्लाई बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई बढ़ाना है कि मनी सप्लाई घटाना है, उससे जो पॉलिसी डील करती है, व्हाट डू यू कॉल दैट? इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई की अहम भूमिका रहती है। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आरबीआई। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? यूनिट 3 से स्टार्ट करें। तो ये हमारी कमर्शियल बैंक, और बाजू में कौन है? हमारी आरबीआई। क्या आरबीआई पब्लिक से डायरेक्टली डील करती है? वो किसी के वाया वाया करते हैं। इसी प्रकार से आरबीआई किसके थ्रू बात करेगी? वाया कमर्शियल बैंक। बराबर बेटा? तो सपोज आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कम कब करेगी? इन्फ्लेशन में कि डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन के समय मनी सप्लाई कम करना है, तो लब्धि लोन को महंगा करना है कि सस्ता करना है? महंगा करना है। तो एक टर्म होता है ना जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, CRR। ये CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में रखवाती है। तो सपोज एक तरीका हमने बोला CRR। अब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, तो लोन को महंगा करना है, उसके लिए उसने क्या किया? उसने CRR को लेके इंक्रीज कर दिया।
So what is the present rate of CRR? 4.5%. मानो बढ़ा के कर दिया 6%. ओके, अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ रहा है आरबीआई के पास में. अगर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, पहले 4.5% देना पड़ता था, 6% देना पड़ रहा है, तो लोन देने के लिए जो अमाउंट है वो बढ़ गई कि कम हो गई? लोन देने वाला अमाउंट बढ़ गया कि कम हुआ? कम हुआ. तो कम हो जाए तो कमर्शियल बैंक खुश होगी कि दुखी हो जाएगी? दुखी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. उसको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट तब ना कमाएगी जब ज्यादा से ज्यादा लोन देगी. लेकिन आरबीआई अभी जो स्थिति चल रही है उसमें आरबीआई डजंट वांट दिस. वो नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा लोन दे, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर को कंट्रोल करना होता है. तो जैसे ही सीआरआर बढ़ा, इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट का किसके पास में रखवाना पड़ा? आरबीआई. तो वो परेशान होगी कि अरे यार, मेरे पास में कम अमाउंट है लोन देने के लिए. तो जब भी वो दुखी होती है ना, तो वो क्या करती है बदले में? लेंडिंग रेट को बढ़ा देती. क्या क्या बच्चे? उसने लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया. मतलब लोन बाजार में हो गया महंगा. और अगर महंगा लोन होगा तो आप क्या बोलते हो? कमर्शियल बैंक ने महंगा लोन दिया. अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब पब्लिक भी लोन लेती है, पब्लिक भी कम लोन लेगी, लेकिन पब्लिक तो थोड़ा सा लोन लेती है. सबसे ज्यादा जो लोन लेता है वो तो इंडस्ट्रियल लोन होता है. तो इंडस्ट्री सब ज्यादा लोन लेगी कि कम? कम लोन लेगी. मतलब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रियल लोन का अमाउंट गिर गया. ठीक है, मैंने क्या लिखा? इंडस्ट्रियल लोन रिड्यूसेस. अब जब इंडस्ट्रियल लोन घट जाएगा तो टेल मी बेटा, उसको कम लोन मिला, वो भी महंगा लोन मिला, तो वेजेस और सैलरी ज्यादा बांटेगी कि कम? कम. उसी की हालत टाइट हो रखी है तो वेजेस सैलरी कम बांटेगी. इनफैक्ट जो अंडर परफॉर्मर्स होंगे उनको शायद वो निकाल भी देगी, ऐसा भी होगा. तो इसका नतीजा क्या हुआ कि वेजेस और सैलरीज मार्केट में जो बढ़ रही थी उसकी रकम हो गई कम. ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? कमर्शियल बैंक ने जब लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया तो इंडस्ट्री ने कम लोन लिया, तो वेजेस एंड सैलरी उसने कम बांटे. तो बेटा अगर वेजेस सैलरी कम बांटेंगे तो क्या परचेजिंग पावर के ऊपर लोगों के कोई असर आएगा? क्या होगा नतीजा? तो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा, है ना बेटा? परचेजिंग पावर रिड्यूसेस. अब लोगों की अगर खरीदने की ताकत कम हो गई है तो क्या डिमांड पे कोई असर आएगा? तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और बेटा इन्फ्लेशन इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था क्योंकि डिमांड एक्सेसिव हो गई थी. और जैसे ही डिमांड कम होती है तो उसका सीधा असर किसके ऊपर जाता है? इन्फ्लेशन के ऊपर. और इन्फ्लेशन क्या होता है? कम होता है. मतलब आरबीआई ने यहाँ पे क्या मूव किया? उसने मनी सप्लाई को रिड्यूस कर. ठीक है, मनी सप्लाई को लेके कम कर दिया. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन था. लेकिन हर बार तो कंट्री में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति नहीं रहती है, रिसेशन भी तो हो सकता है. तो रिसेशन क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब लोगों की खरीदने की ताकत खत्म सी होने लगती है, और अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो क्या कंट्री ग्रो करेगी? तो ये तो और ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होता है. तो रिसेशन इज मोर डेडली देन इन्फ्लेशन. तो जब जब रिसेशन आता है तो आरबीआई क्या प्रयास करती है कि डिमांड क्रिएट करो. तो बेटा एक काम करते हैं, एकदम अलग रंग का पेन उठा लेते हैं. हम येलो कलर का पेन उठा रहे हैं. तो इन्फ्लेशन के बदले हमें रिसेशन कंट्रोल. तो रिसेशन को कंट्रोल करना है तो डिमांड को बढ़ाना है कि कम करना है? डिमांड को बढ़ाना है. अगर डिमांड को बढ़ाना है वो कब होगा बेटे? परचेजिंग पावर बढ़ने में कि कम होने पे? परचेजिंग पावर के बढ़ने पे. अगर परचेजिंग पावर आप वास्तविकता में बढ़ाना चाहते हो तो वेजेस एंड सैलरीज शुड इंक्रीज इन द मार्केट. और बेटा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा कब देगा सैलरी? जब वो खुद ही कमा रहा होगा. और खुद ही कमा रहा होगा इसका मतलब वो लोन उसको सस्ता मिला होगा, उसने ज्यादा लोन लिया होगा. और भला वो ज्यादा लोन कब लेगा? जब लोन उसको मिलेगा सस्ता. और कमर्शियल बैंक लोन सस्ता तब ना करेगी
जब उसको स्वयं सस्ता मिलेगा या फिर CRR SLR कम होगा। तो बेटा रिसेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, CRR या SLR को कम करते हैं तो लेंडिंग रेट कम होता है, कम होता है तो इंडस्ट्रियल लोन ज्यादा लिया जाता है, तो वेजेस एंड सैलरी इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा बांट पा रहा है, तो परचेसिंग पावर राइजेस, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज डिमांड राइजेस, और बेटा रिसेशन को कंट्रोल किया जाता। मतलब जब जब होता है रिसेशन मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, जब जब होता है इन्फ्लेशन मनी सप्लाई को कम। लेकिन एक चीज देखो बेटा, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन कलर का पेन यूज, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ तो डिमांड तो गिर गई ना मार्केट में, और जब डिमांड गिर जाएगी तो क्या लोग खरीद रहे हैं, खरीदेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर बनाएगा क्या, तो जीडीपी में क्या असर आएगा, वो गिरने लगे। देखो हम चाहते कुछ और है, मिलता कुछ और है जीवन। अब हमारी दो चाहते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसी कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम चाहते हैं ग्रोथ रेट हो ज्यादा, इन्फ्लेशन हो कम, यही ना चाहते, महंगाई कम से कम हो और ग्रोथ हमारी ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन एक अनहोनी हो जाती, देयर इज एन आयरनी, क्या, हम अगर इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, और द मोमेंट वी ट्राई टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। वापस बोलती हूँ, हम चाहते हैं इन्फ्लेशन कम हो, ग्रोथ ज्यादा, इन्फ्लेशन को कम करने के प्रयास में ग्रोथ रेट कम हो जाती, और जब जब हम ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच में बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव यही बोलता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक जुडिशियस बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखो, मेंटेनेंस ऑफ अ जुडिशियस बैलेंस, समझदारी से एक संतुलन हासिल करना पड़ेगा बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से मुक्ति, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको समझ में है क्यों लिखा, हम चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और इन्फ्लेशन कम हो, तो हमें एक बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ना तो लोन को ज्यादा महंगा करो, ना तो लोन को ज्यादा सस्ता करो, जिससे कि हम इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक कर पाए, ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक हो, इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला था इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव। क्या पूरी क्लास बोल पाएगी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बोलो बेटा। तो स्ट्राइक अ जुडिशियस बैलेंस, समझदारी से संतुलन स्ट्राइक किया हुआ बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक। सबको समझ। अब इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है ट्रांसमिशन चैनल्स, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, आरबीआई डायरेक्टली कभी कंज्यूमर से बात नहीं करती है, उसको जो भी करना होता है दैट इज वायर द कमर्शियल बैंक। तो ट्रांसमिशन चैनल में 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आरबीआई पहले कमर्शियल बैंक के माध्यम से लेंडिंग रेट को चेंज कर, क्या बेटा, स्टेप नंबर 1 है यहां से लेकर यहां तक आरबीआई ने कमर्शियल बैंक की मदद से लेंडिंग रेट को बढ़वाया या गिरवाया। स्टेप नंबर 2, लेंडिंग रेट के बढ़ने या घटने से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित होती, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 1 ये वाला जो मैंने ओवल बनाया है वायलेट कलर से, इसमें क्या हो रहा है, आरबीआई अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक के मदद से इट्स चेंजिंग द लेंडिंग रेट। स्टेप नंबर 2, लेंडिंग रेट के बदलने के कारण किस कदर इन्फ्लेशन पे या इकोनॉमिक एक्टिविटी में असर आता है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं ट्रांसमिशन चैनल में, आपको पढ़वा देती हूँ। देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं उसका प्रभाव हम अल्टीमेटली ग्रोथ या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के ऊपर लाना चाहते हैं। तो द ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब्स हाउ चेंजेस मेड बाय द रिजर्व बैंक टू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। पहले आरबीआई ने स्टेप नंबर 1 में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स को चेंज किया, अब उसका कैसे असर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे और इन्फ्लेशन पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो एज आई टोल्ड यू, इसमें देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 देखो,
Changes to monetary policy affect the interest rate in the economy. Interest rate in the economy मतलब लोन, मतलब लेंडिंग रेट को कंट्रोल करना, ठीक है. टू अफेक्ट द लेंडिंग रेट, क्या लिखोगे? टू अफेक्ट द लेंडिंग रेट, ठीक है. ये हमारा पहला प्रयास है. उसके बाद क्या होगा? चेंजेस टू इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन. अब लेंडिंग रेट बढ़ने या घटने के कारण अल्टीमेटली या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है या फिर इन्फ्लेशन का विपरीत डिफ्लेशन कंट्रोल. क्या ये दोनों क्लियर है? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? एक बार वापस बोलो बेटा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? टू स्ट्राइक अ जुडिशियस बैलेंस. किसके बीच में बेटे? तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड पड़ाव में आए हम ट्रांसमिशन चैनल्स. ट्रांसमिशन चैनल 4 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं. उसको हम इस नाम से याद कर सकते हैं. क्या बोलेंगे? केस. कैसे याद करवाया मैंने? केस. अब ये केस क्या है? तो इसमें सबसे पहला वाला चैनल होता है कैश फ्लो चैनल. ठीक बच्चे, सबसे पहला वाला क्या है? कैश फ्लो चैनल. अब देखो, आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से कभी लोन को महंगा कर सकती है तो कभी लोन को सस्ता भी तो कर सकती है. लेकिन ये चारों चैनल्स में पता हम कैसे डिस्कस करेंगे कि मानो आरबीआई ने लोन को सस्ता किया. कैसे डिस्कशन स्टार्ट होगा? कि मानो आरबीआई ने लोन को लेके सस्ता किया. तो मैं वापस से लिखती हूँ. हमने क्या बोला बेटा? उसका एक्रोनिम केस. तो ये 4 प्रकार के ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला सी से स्टार्ट हो रहा है और सी का मतलब होता है दिस इज द कैश फ्लो चैनल. अब ये क्या बता रहा है? अच्छा, कैश फ्लो चैनल बोल रहा है मानो आरबीआई ने लोन को किया सस्ता. ठीक है. अब एक चीज याद रखना, ये हमारी कमर्शियल बैंक है. अब कमर्शियल बैंक अगर लेंडिंग रेट को कम करेगी तो हमें जो सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट दे रही है वो बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? कभी ट्रू, कमर्शियल बैंक खुद ही कम कमा रही है तो हमें ज्यादा क्यों देगी? तो दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ते हैं या फिर दोनों साइमल्टेनियसली गिरते हैं. अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता उसको लेंडिंग रेट कम करना पड़ा तो वो तो बहुत उदास होगी, तो फिर हमें भी उदास करेगी. वो हमारा सेविंग्स का जो इंटरेस्ट है वो कम कर देगी. बराबर. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कैश फ्लो चैनल. कैश फ्लो चैनल में आरबीआई ने लेंडिंग रेट को कम कर दिया. तो कम कर दिया तो बेटा हम जब लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते हैं तो वो कमर्शियल बैंक क्या बोलती है? ये फॉर्म फिल करो. अब फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के रेट्स लिखे रहते हैं. अपन इंटरनेशनल रेट तो ऐसे भी पढ़ चुके. एक होता है फिक्स्ड रेट और दूसरा वाला होता है फ्लोटिंग रेट. वहां पे एक्सचेंज रेट के बारे में होता है, यहाँ पे अपने इन हाउस रेट के कारण होता है. तो अगर आपने फॉर्म भरा, आपने फिक्स रेट पे टिक मार दिया, इसका मतलब मार्केट में लोन महंगा हो कि सस्ता हो आपका उतना ही रहेगा. मानो उस समय रेट चल रहा था 10%, तो मार्केट में अगर लोन सस्ता हो गया 7% तो भी आपको पूरा 10% पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर 12% हो गया तो भी आपको 10% ही पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो और आपने फ्लोटिंग रेट में टिक कर दिया, जिस वक्त आपने लोन लिया था तब तो 10% था, थोड़े समय के बाद में लोन सस्ता हो गया तो आपको ये जो ईएमआई पे कर रहे हो वो 8% की दर पे आ जाएगा. ठीक है. लेकिन महंगा होगा तो बढ़ भी जाएगा. तो यहाँ पे हमने माना कि बंदे ने फ्लोटिंग रेट पे लोन लेके रखा था और आरबीआई ने लोन को क्या किया? सस्ता. तो जैसे लोन सस्ता हुआ तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ईएमआई वो कम हो गया. ठीक है. तो कैश फ्लो चैनल में बेटा 2 प्रभाव आ रहे हैं. पहला, हमारी ईएमआई. ईएमआई सब समझ तो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो रिड्यूस हो गई. ठीक है. तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ. अब हम कम अगर इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं तो हमारी जेब में पैसा बच रहा है, राइट. लेकिन इसका एक नेगेटिव असर आता है. ऊपर वाला तो पॉजिटिव असर आया, रीजन टू सेलिब्रेट. लेकिन जो सेकंड वाला असर है वो नेगेटिव असर है, क्योंकि हमारी एफडी वगैरह होगी या हमारा सेविंग्स खाता होगा तो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाए.
ठीक है, तो ईएमआई रिड्यूस हुई तो जेब में पैसा बचा, और जब एफडी कम हो गया, एफडी का इंटरेस्ट कम हो गया, तो हमारा पैसा थोड़ा सा खत्म हो गया, पैसा घटा। अब बताओ विच अफेक्ट इज बिगर, ईएमआई रिड्यूस होना इज अ बिगर अफेक्ट और एफडी का इंटरेस्ट कम होना इज अ बिगर अफेक्ट। ईएमआई तो बहुत बहुत बड़ी होती है, लाखों में होती है, और एफडी क्या होगा, चंद हजार रुपए, 1,000 रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब अभिषेक, तो बेटा फर्स्ट अफेक्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड अफेक्ट, तो नेट अफेक्ट क्या हुआ, पैसा बचा कि खत्म हुआ, पैसा बचा, तो जेब में पैसा बचता है तो हम खर्चा ज्यादा करते हैं अक्षत की कम, ज्यादा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो बताओ जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा कि कम होगा, तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। आए बेटा समझ में, शुड आई रिपीट इट, फर्स्ट वाले चैनल का नाम क्या है, कैश फ्लो चैनल। आरबीआई ने लोन को किया सस्ता, सस्ता क्या, दो प्रभाव आए, पहला ईएमआई हमें कम पे करना पड़ रहा था तो हमारे पास में पैसा बच रहा है, लेकिन एक नेगेटिव असर आया कि एफडी में हमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिला, कोई बात नहीं, एक नेगेटिव असर एक पॉजिटिव असर, पॉजिटिव अफेक्ट इज मच ग्रेटर देन द नेगेटिव अफेक्ट, नेट प्रभाव आया, हमारे जेब में पैसे बचे, और सक्षम जब जब जेब में पैसे बचते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और फिर हम दिल खोल करके शॉपिंग करते हैं, तो डिमांड बढ़ा देते तो हमारे देश की ग्रोथ। किसी बच्चे को कैश फ्लो चैनल में कोई दिक्कत, आई ऑल कंफर्टेबल। अब बच्चे दूसरे वाले चैनल के पास में चलते हैं, हमने एक्रोनिम बनाया था केस, हम सी से पढ़ चुके हैं, अगला वाला है असेट एंड वेल्थ चैनल। क्या नाम रखा बच्चा हमने, असेट एंड द वेल्थ चैनल, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए प्रयास करते हैं ना, क्या सबको लोन सैंक्शन हो जाता है, कितना बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना डॉक्यूमेंट्स बुलवाते हैं, तो लोन क्यों नहीं सैंक्शन हो पाता। वेरी ट्रू कबीर, अपने 5 साल के आईटीआर मांगते हैं ना, और इसके अलावा आपके पास में मॉर्गेज करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, प्रॉपर्टी। अब मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती तो थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, बराबर। लेकिन अगर लोन महंगा, लोन सस्ता हो गया, अगर लोन सस्ता हो जाएगा तो मॉर्गेज में रखने वाली प्रॉपर्टी भी तो कम अमाउंट की हो जाएगी। तो मानो एक बंदा है, उसके पास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, उसको फ्रेश लोन चाहिए था, उसका लोन मिल नहीं पा रहा था, लेकिन चूंकि अब आरबीआई ने लोन को करवा दिया सस्ता, तो उसको एक बार लोन मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आरबीआई मेड लोन चीपर, ठीक है बच्चे लोग। जैसे लोन सस्ता हुआ तो क्या हुआ, लेंडिंग बढ़ गई, लोन अमाउंट इंक्रीजेस, और जब लोन मिला ना, ये तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो इसने क्या किया, बाइज एन एसेट, मानो उसने एक नया वाला प्लॉट खरीदी, अब उसके पास में एक अच्छा खासा प्लॉट हो गया, अब बताओ फ्रेश लोन लेने जाएगा तो मिलेगा, क्योंकि अब तो उसके पास में मॉर्गेज करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो फिर और लोन उठाएगा, और लोन उठाएगा, फिर उससे और असेट्स क्रिएट हो गई, अब वो धीरे धीरे रिच होने लगा है, फिर वापस से असेट को मॉर्गेज करेगा, एक और तीसरा लोन उसको मिल गया, और धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगेगी, उसकी वेल्थ बढ़ने लगेगी, समझ आ रहा है। लोन चीपर हुआ तो उसने लोन लिया, लोन लेके उसने असेट खरीदा, तो उसने असेट को मॉर्गेज किया, और उसने असेट को मॉर्गेज कर कर एक फ्रेश लोन उठाया, और फिर उसके पास में और ज्यादा असेट हो गई, जब और ज्यादा असेट हो गई तो उसका वेल्थ बढ़ा, और जब वो धनी व्यक्ति बढ़ जाएगा, खर्चा ज्यादा करेगा कि नहीं, खर्चा ज्यादा करेगा, तो इसका असर हुआ कि डिमांड बढ़ी, और बच्चे डिमांड बढ़ रही तो इकोनॉमी के लिए इज इट अ गुड ओमेन और अ बैड ओमेन, गुड ओमेन, क्योंकि हमारी जीडीपी अब बढ़ जाए। आपको सीक्वेंस समझ में है बेटा, ये क्या है, असेट एंड वेल्थ चैनल।
जैसे ही किसी व्यक्ति के पास में असेट्स बढ़ती चली जाती है, बिल्डिंग हो जाती है, उसके पास में गाड़ी हो जाती है, उसके पास में बहुत सारे मल्टीपल प्लॉट्स हो जाते हैं, उसके पास में बहुत सारे शेयर्स वगैरह हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी ज़्यादा लोन लेने की ताकत हो जाती है और मल्टीपल लोन्स लेता है, मल्टीपल असेट्स क्रिएट करता है, उसके पास में धन संपत्ति बढ़ जाती है और फिर वो सोचता है कि मैं इतना धनी हो गया है, व्हाई शुड आई परचेज मोर, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है और चूंकि डिमांड बढ़ जाती है तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ जाती है। क्या आपको दोनों चैनल समझ में? पहला वाला क्या था बच्चे? कैश फ्लो चैनल, जिसमें हमने ईएमआई के बारे में बात की। दूसरा वाला है असेट्स के बारे में बात की। अब बच्चे तीसरा वाला है, एस से स्टार्ट हो रहा है, savings and investment channel. So what is the third one? The third one is savings and investment channel. बेटा इसमें 3 लोगों के बारे में बात की। पहला हाउस होल्ड सेविंग। क्या बच्चा? पहली बात की है हाउस होल्ड के सेविंग्स पे। दूसरा एस्पेक्ट जो उन्होंने टच किया है वो है हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट पे। And the third thing they are talking about is business investment. बोलो बच्चे किस किस पे बात कर रहे हैं? हाउस होल्ड का सेविंग, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। ओके, एक बार वैसे ही स्टार्ट लेंगे, आरबीआई ने लोन किया सस्ता। अब आरबीआई जब लोन सस्ता करेगा, बच्चे इस डायग्राम को देखो, हमको सेविंग्स बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कि कम? कम मिलेगा। मैंने पहले कोई बैंक हमें 5% का ब्याज देता था, न्यूज़पेपर में न्यूज आती 1% का इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो बेटा, अगर 5% के बदले 1% मिलेगा तो हम जमा करने जाएंगे कि घर पे ही रखना बेहतर समझ? अब घर पे रखा हुआ है क्योंकि आपको लगा अरे यार 1% के लिए छोड़ना जाएंगे वहां। अब घर पे रखा हुआ है, ध्यान रखो खतरनाक है, जब जब पैसे पे नजर पड़ती है तो कुछ शॉपिंग करने का मन करता है, तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ऐसे में क्या होगा? जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब जब होता है लोन सस्ता, हाउस होल्ड की सेविंग्स गिर जाती है और चूंकि हाउस होल्ड की सेविंग्स गिर जाती है तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और जैसी डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रोथ। ठीक है बच्चे, तो ये तो हुआ सेविंग्स, ये समझ में आया। लोन सस्ता हुआ तो सेविंग का ब्याज कम मिला। अगर सेविंग्स का बहुत ही मुट्ठी भर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हैदर क्या हम जमा करने जाएंगे? हम अपने घर पे रखेंगे, हम अपने घर पे रखेंगे तो हम खर्चा कर बैठेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अगर लोन सस्ता मिलेगा तो हाउस होल्ड वाले लोग ज्यादा लोन लेंगे कि कम? ज्यादा लोन लेंगे तो अपनी मकान दुकान खरीदेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ जाए और जगह जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ना मतलब देश का ग्रोथ होना। ठीक है, तो हमने बोला लोन चीपर और लोन चीपर होने के कारण द हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। बराबर। अब अगर लोन सस्ता होगा तो प्रीशा बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा लोन लेंगे। बेटा ज्यादा लोन लेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, क्या खरीदार है उसके पास में? खरीदार है क्या? हाँ ना, अभी तो ऊपर बोला कि लोगों के पास में, लोगों ने सेविंग करना बंद कर दिया क्योंकि बोले अरे इतना सड़ा सा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो अपने घर पे रखा हुआ है तो वो तो एकदम खरीदारी करने के मूड में। तो बिजनेस हाउस अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा बिकेगा, तो सेविंग्स कम होती है, रादर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। गॉट इट बेटा? तो ये वाला कौन सा वाला चैनल था? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। अब हम फोर्थ और आखिरी चैनल की तरफ चल रहे हैं। इस चैनल का नाम है एक्सचेंज रेट चैनल। क्या बोलेंगे बच्चा? एक्सचेंज रेट चैनल। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट चैनल समझने के पहले एक चीज देखो, आप जानते हो एप्रिसिएशन जानते हो क्या?
वैल्यू बढ़ जाना। तो ऐसा होता था कि पहले हमारे देश में ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत कम होते थे, खास करके शेयर मार्केट। क्या होते थे? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कम होते थे। फॉरेन मार्केट बहुत बड़ा चौड़ा था। एफआईआई आप जानते होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफपीआई आपने पढ़ा हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। हम लोग नहीं लगाते थे, अपने दादाजी वगैरह से पूछना, सेविंग्स या एफडी के अलावा कुछ नहीं। पापा मूव्ड अ स्टेप फर्दर, अब उन्होंने लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड और थोड़ा बहुत शेयर मार्केट। लेकिन जब आप बनोगे उस लेवल के, तो आप एक एविड इन्वेस्टर होगे, मतलब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब पहले की बात है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, धीरे धीरे उनको समझ आने लगा। अब ना, अगर मान के चलो 100 रुपए का 1000 रुपए का शेयर था, ठीक है, तो ये पुरानी बात है। ये तब की बात है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिव होते थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो सपोज फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म का शेयर मिला, सपोज रिलायंस का शेयर मिला 1000 रुपीज का, और धीरे धीरे ये जो शेयर है ना, 2500 रुपीज का शेयर उसका रेट हो गया। ठीक है, कितने का एप्रिसिएशन मिला? 1500। अच्छा अमाउंट है, पर शेयर 1500 रुपीज कमा रहे, खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आरबीआई ने लोन को कर दिया सस्ता। तो लोन चीपर हुआ ना, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी लोन लिया। अब जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लोन लिया, उसने बोला लाओ हम भी शेयर मार्केट में खरीदे। तो ये पुरानी स्थिति थी जिसमें केवल फॉरेन इन्वेस्टर की बाहर रहती थी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं न्यू स्थिति में क्या हुआ। पहले ये जब शेयर लॉन्च हुआ, ये 1000 रुपीज का लॉन्च हुआ, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने के पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसको खरीद चुके थे, और इसका रेट ऑलरेडी 2000 रुपीज में आ चुका था, क्योंकि जब जब डिमांड बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने के पहले ही वो 2000 का हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने देखा शेयर 2000 का है। अब कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा तो नहीं ना बढ़ पाएगा, सेपी भी तो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाता है कि नहीं। अब वो हर्षद मेहता का ज़माना तो नहीं रहा कि 4400% से शेयर को बढ़ा देगा। तो बेटा 2000 का 2500 ही हो पाया। कहाँ उसको 1500 का एप्रिसिएशन मिलता था, केवल 500 का मिल रहा है, क्योंकि लोन सस्ता हो गया। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव हो गए, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बिदक गए। बोले कोई मतलब नहीं है इंडिया में पैसा डालने से, एक काम करो, पैसा पुल आउट करो जो भी डाला हुआ है, हम चलते किसी और मार्केट में, चलो साउथ अफ्रीका के मार्केट में चलते हैं, वहां पे बढ़िया अप्रिसिएशन मिलता। ऐसे भी जो एफआईआई होता है, उनका रिसर्च टीम बहुत अच्छा होता है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि वो कौन सा वाला इकोनॉमी जहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई होगा उनका, इंडिया से पुल आउट कर। तो बेटा फॉरेन फंडिंग निकल गई। फॉरेन फंडिंग निकल गई तो हमारे देश की करेंसी का क्या हुआ? एप्रिसिएशन की डिप्रिसिएशन? फॉरेन करेंसी निकल गई। हमारे देश में फॉरेन करेंसी है कम, डोमेस्टिक करेंसी है ज़्यादा। तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड के समय एक दाल चावल और रसगुल्ला का एग्जाम, तो ये फॉरेन करेंसी रसगुल्ला बन गई कि दाल चावल? जो कम होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, जो कम होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि फॉरेन करेंसी तो निकल गई, तो मतलब वो बन गई रसगुल्ला। इसका मतलब उसका एप्रिसिएशन हो गया, तो होम करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, तो हमारी करेंसी गिर गई। अब डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट सस्ता हुआ कि महंगा? एक्सपोर्ट हुआ सस्ता, क्योंकि अगर $1 बराबर, हमने ये एग्जाम्पल लिया था ना, $1 बराबर 80 रुपीज था, अब $1 बराबर क्या हो गया? 90 रुपीज। ठीक है, अब फॉरेन मार्केट में तो डॉलर में बिकता है ना, तो अगर कोई सामान, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था, अगर कोई सामान 72,000 रुपीज का है, ये एग्जाम्पल लिया था, तो उसको फॉरेन मार्केट में देना पड़ रहा था $900, और आज चूंकि $1 90 हो गया, तो उसको फॉरेन मार्केट में केवल $800 देना पड़ रहा है ना। तो फॉरेन मार्केट में हमारा सामान हो गया सस्ता, तो हमारा एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के
मजे ही मजे, उनका सामान बिकेगा। लेकिन कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर आएगा? कंज्यूमर सरप्लस गिर जाएगा, क्योंकि जब इम्पोर्टेड गुड महंगा होता है ना, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की पावर थोड़ी बढ़ जाती है, वो भी अपना सामान थोड़ा सा तो महंगा कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस एकदम उफान मारता है, कंज्यूमर सरप्लस बेचारे का खत्म होने लगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब उसने लोन किया सस्ता, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एप्रिसिएशन कम हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया तो करेंसी गिर गई, हमारी करेंसी का हुआ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन होने से हमें फायदा ये होता है, इम्पोर्ट हमारा बढ़ जाता है, इम्पोर्ट हमारा महंगा हो जाता है तो कम हो जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सुधार आ जाता है। और चूंकि एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारे देश में प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो जॉब क्रिएशन होता है, तो मल्टीपल फायदे हमें हो जाते हैं, तो ग्रोथ हो जाता है अपना। समझ पड़ा बेटा? तो व्हाट आर द 4 चैनल्स? फर्स्ट क्या था? कैश फ्लो चैनल, दूसरा एसेट एंड वेल्थ चैनल, थर्ड चैनल का नाम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, एंड द फोर्थ वन एक्सचेंज रेट। चारों समझ में आया? तो मैंने बोला था इस चैप्टर के 3 पार्ट से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्राइक अ जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा था ट्रांसमिशन चैनल, जिसमें हमने समझा 2 पड़ाव पे होता है। स्टेप नंबर 1 आरबीआई लेंडिंग रेट को प्रभावित करती है, स्टेप नंबर 2 अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्फ्लेशन पे इसका असर आता है। बेटा अब है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो आरबीआई लेंडिंग रेट को बढ़ा रही है, कम कर रही है, वो कैसे कर? ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर के 2 तरीके होते हैं, 2 मेजर्स होते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग लिख रही हूं, व्हाट आर वी स्टडीइंग नाउ? ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इसके 2 उपाय होते हैं। ठीक है, कितने उपाय होते हैं बेटा? 2। एक होता है क्वांटिटेटिव, तो दूसरा वाला होता है क्वालिटेटिव। ठीक है बच्चे, कितने उपाय होते हैं? 2। पहला वाला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो भारी मात्रा में जो अफेक्ट करे, मतलब पूरी इकोनॉमी को जो सेम मैनर में अफेक्ट करे, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, फर्म हो, गवर्नमेंट हो, या फिर कोई बिजनेस हाउस हो मतलब फर्म, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या कोई हाउसवाइफ हो, व्हाटएवर, पूरी इकोनॉमी में जो सेम प्रकार से अफेक्ट डालता है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, और जो चुन चुन के अफेक्ट डालता है, जिस सेक्टर में दिक्कत आती है केवल उस पर अफेक्ट डालता है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का दूसरा नाम होता है सेलेक्टिव। इसमें हम धर्मेंद्र का कौन सा डायलॉग यूज करते थे? चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, जिस सेक्टर में दिक्कत है केवल उसको अफेक्ट करना इज क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब क्वांटिटेटिव में हम अपने मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। उन्होंने 2 बताए हैं पॉइंट्स। पहला बताया है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला बेटा? रिजर्व रेशियोज। अब रिजर्व रेशियोज में पहला वाला होता है सीआरआर, अगला वाला जो होता है वो होता है एसएलआर। तो सीआरआर का पूरा नाम, ये टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास देती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। नाम है ना कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का वो कंपोनेंट जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास में रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, या तो कैश या गोल्ड या कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, एसएलआर का प्रेजेंट रेट क्या है? 18%। सीआरआर का प्रेजेंट रेट कितना है? 4.5%। तो बच्चों ये आखिरकार इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ऊपर हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था। क्या बोलते हो बेटा? इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? अब इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर को कम करना है। देखो इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा, तो हमें डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करना है तो परचेजिंग पावर को कम करना।
तो लोन को महंगा करना है कि सस्ता करना है? लोन को महंगा करना है। लोन को महंगा करने के लिए कमर्शियल बैंक को खुश करना है कि छेड़ना है? तो उसके लिए हम सीआरआर को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? तो जैसे सीआरआर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक बदले में लेंडिंग रेट बढ़ाएगी, तो फिर इंडस्ट्रियल लोन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वेजेस सैलरी कम होगा, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन जब रिसेशन होगा तो हम क्या करेंगे? जस्ट द ऑपोजिट, हम सीआरआर को क्या करेंगे? कम कर, तो लोन हो जाएगा सस्ता। तो इंडस्ट्रीज लेगा ज्यादा लोन लेगा तो ज्यादा वेजेस सैलरी बांटेगा, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन के समय में सीआरआर को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के समय में इसको घटाया जाता है। अब बेटा सीआरआर के बदले अगर एसएलआर से कंट्रोल करना होता तो क्या करते? एसएलआर को बढ़ाते कि कम करते? इन्फ्लेशन के समय बढ़ा देते। तो बेटा एसएलआर सीआरआर वो अमाउंट है जो आप लोन पे नहीं दे सकते, और कमर्शियल बैंक को तब बहुत गुस्सा आता है जब वो लोन कम दे पाती है। तो द मोमेंट एसएलआर राइजेस वो एकदम भिनक जाती है और वो क्या करती है? लोन को महंगा कर देती है। महंगा कर देगी तो इंडस्ट्रीज लेगा कम लोन, वेजेस सैलरी कम, परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम, बराबर। और डिफ्लेशन के समय, रिसेशन के समय में ठीक ऑपोजिट हो, बराबर बेटा? ओके। अब एक और तरीका उसने बताया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वांटिटेटिव में उन्होंने केवल 2 उपाय बताए हैं। पहला वाला क्या बताया है? रिजर्व रेशियो, और दूसरा वाला होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अब हम जो समझने वाले हैं वो कौन सा वाला है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। बच्चे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचा या खरीदा जाता। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आपको क्या लगता है, सिक्योरिटीज को सेल करते हैं कि परचेज करते हैं? तो सिक्योरिटी को सेल करते हैं। जब सिक्योरिटी को सेल करते हैं तो कमर्शियल बैंक का बहुत सारा पैसा वो सिक्योरिटीज को खरीदने में अटक जाता, और कॉमन पब्लिक भी अगर खरीदती है सिक्योरिटी तो कमर्शियल बैंक से विड्रॉल करती है, और विड्रॉल करके खरीदती है तो कमर्शियल बैंक के पास में जो लोन देने वाला अमाउंट है वो कम हो जाता, मतलब वो कम कमा पाएगी। तभी गुस्से में आ रही होगी कि खुश हो रही होगी? और वो गुस्से में आती है तो क्या करती है? लोन को महंगा करती है कि सस्ता? महंगा करेगी तो इंडस्ट्रियल लोन कम, वेजेस सैलरी कम, परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम। So during inflation, securities are sold in the market. During deflation, they are purchased from the market. 2 बुलेट्स बना के लिख लो। पहला बुलेट बना के लिखोगे, during inflation, CRR and SLR are increased. जरूरी नहीं कि दोनों साथ में ही बढ़ाएंगे, अलग अलग भी हो सकता है, एक ही को बढ़ा दे ये भी हो सकता है, लेकिन रूल यही होता है, during inflation, CRR and SLR are increased. And during deflation, they are reduced. And during deflation, they are reduced. Second bullet बना के लिखोगे, during inflation, securities are sold in the market. During inflation, securities are sold in the market. And during deflation, securities are purchased from the market. During inflation, securities are sold in the market. During deflation, they are purchased from the market. तो इसको बोला क्वांटिटेटिव। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब चुन चुन के मारना। ओके, अब ना इसमें 3 तरीके बताएं। सबसे पहला वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। बोलो बेटा क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मार्जिन? बाय एनी चांस किसी के पास में कॉपी है? हाँ कॉपी है तो दिखाओ ना। तो मार्जिन, कॉपी में जो मार्जिन होता है, करेक्ट, उसका मतलब होता है वो वाला हिस्सा विच यू डू नॉट यूज। अगर ये मार्जिन है तो देखो इसने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है उसके बाजू में लिखा है? ये जो लाइन दिख रही है क्या इसके ऊपर लिखा है?
तो मार्जिन का मतलब होता है द पोर्शन विच कैन नॉट बी यूज। ओके, तो बेटा देखो, अगर आप 10 लाख का प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हो तो क्या आपको पूरा 10 लाख का लोन मिलता है? नहीं। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लोगे तो 8 लाख का मिलता है। 10 लाख की प्रॉपर्टी रखी, 8 लाख का लोन मिला, तो इसका जो डिफरेंस होता है ना 2 लाख या बोलो 20%, उसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो बेटा अगर किसी एक सेक्टर में महंगाई है, किसी एक सेक्टर में महंगाई है, तो हम नहीं चाहते ना कि ज्यादा डिमांड हो, तो आरबीआई ऐसे में क्या करती है पता? मार्जिन को बढ़वा देती। मैंने पहले मार्जिन था 20%, अब उसने मार्जिन क्या कर दिया? 50%। पहले जब आप 10 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते थे तो 8 लाख का लोन मिल जाता था, आज तो 5 ही लाख का लोन मिला। इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, बराबर। तो इन्फ्लेशन जो हो रहा था उस सेक्टर में, उसको लेके रिड्यूस कर, ठीक है। तो आप उसमें कमेंट लिख सकते हो कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द मार्जिन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन इज इंक्रीज। तो क्वालिटेटिव में 3 उपाय बताए, एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब प्यार से समझा कि बेटा देखो, पढ़ लो, अच्छा स्कोर आएगा, अरे बहुत अच्छा बच्चा है, ये बुरे काम मत करो, है ना। तो जैसे आपके माता पिता भी समझाते होंगे, ये क्या है? मॉरली आपको नैतिकता समझाना, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से प्यार से काम करवाते कि देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा इधर उधर लोन मत दो, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट को बढ़ाना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट को जब जब लोन की जरूरत पड़ती है ना, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है और फिर ये लेती है। तो वो बैंक को कन्विंस कर रही है टू कीप द मनी इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रादर देन पुटिंग देम इन अदर सेक्टर, ठीक है। और तीसरा वाला होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब बेटा क्रेडिट मतलब लोन तो बहुत सारे एरियाज में दे सकते हैं, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कमर्शियल बैंक सट्टेबाजी के लिए लोन दे ना? तो वही आरबीआई उसको बोलती है गलत जगह लोन नहीं देना है। तो वो कंट्रोल करती है क्रेडिट को, माने लोन अमाउंट को, बाय नॉट लेंडिंग टू सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज, मतलब स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस पे वो लोन देने नहीं दे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब जब जब इन्फ्लेशन हो मार्जिन को बढ़ा दो। दूसरा है मॉरल सुएशन, प्यार से समझाना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दे बेटा। और तीसरा वाला क्या था? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, गलत जगह लोन नहीं देना है, जो प्रोडक्टिव एरियाज है वहां पे ही आपको क्रेडिट देना, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल को क्रेडिट कंट्रोल भी बोल, ठीक है। तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। अब अगला होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। हालांकि इसको आप क्लास 12th में पढ़ते थे क्वांटिटेटिव के अंदर, लेकिन हमारा मॉड्यूल उसको डिफरेंट स्टाइल में परोसता है। इसको क्या बोलता है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को ही मेंटेन, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ही कंट्रोल करना। तो बच्चे इसको पॉलिसी रेट्स बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले हमारे देश का की पॉलिसी रेट, मुख्य पॉलिसी दर था बैंक रेट। कभी भी लोन महंगा या सस्ता करती थी आरबीआई, न्यूज़पेपर में बैंक रेट की जानकारी आती थी। आजकल बैंक रेट की इज्जत थोड़ी सी कम कर दी है, रेपो रेट बन गया है की पॉलिसी रेट, और बैंक रेट को पीनल रेट बनाया, पेनाल्टी का रेट बनाया। अब देखो, सीआरआर और एसएलआर आरबीआई बताती कि इतना तो तुमको रखना ही पड़ेगा, फिर आरबीआई ऑडिट करवाती है। और अगर सीआरआर एसएलआर आपका कम निकलता है तो आरबीआई आपके ऊपर पेनाल्टी लगाती है, मतलब आरबीआई से आपको बोरो करके उतना रखना पड़ता है, मतलब आरबीआई आपसे चार्जेस लेती है वो अमाउंट बोरो करने के लिए। तो उस अमाउंट को, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो ऐसे बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल। और ये क्यों करना पड़ता है? पेनाल्टी के रूप में, क्योंकि जो रिक्विजिट सीआरआर एसएलआर है वो उसने नहीं रखा। प्रेजेंट बैंक रेट है 6.75%। कितना बेटा? प्रेजेंट बैंक रेट चल रहा है
6.75%। ठीक है, तो देखो क्या डिफाइन किया है, दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बैंक्स। ठीक है बच्चे, तो मैंने बोला पहले ये की पॉलिसी रेट था, अब रेपो रेट को बना दिया की पॉलिसी रेट। तो रेपो और रिवर्स रेपो को मिला के बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो, मनी सप्लाई महंगा होगा, मनी सप्लाई मतलब लोन महंगा होगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लोन सस्ता होगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो हमारे देश की मुख्य दर अभी रेपो बन के बैठा हुआ है। रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपरचेस। तो बेटा बैंक रेट में आरबीआई लेंड करती थी ना कमर्शियल बैंक को, रेपो में भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड करती, लेकिन दोनों में एक फर्क है। रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, केवल 2 वीक्स के लिए है। तो अगर कमर्शियल बैंक को बोरो करना होता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के मैक्सिमम 2 सप्ताह के लिए, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट अप्लाई होगा, और रेपो रेट का प्रेजेंट रेट है 6.5%। ठीक है बच्चे, तो जब जब ये बोरो करती है ना कमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो वो सिक्योरिटीज को बेचती है आरबीआई को और बदले में पैसा उठाती, और जिस तारीख पे वो बोरो कर रही होती है उसी दिन तय हो जाता है कि ये कब रीपरचेज करेगी। मानो 5 दिन के लिए बोरो किया, तो उसी समय तय हो जाए कि आज तो तुमने सिक्योरिटी बेची है पैसा उठाने के लिए, इसको कब बायबैक करोगे और पैसा लौटाओगे। ठीक है, और पैसा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बराबर बेटा। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, और शॉर्ट टर्म को लिख लो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स अगेंस्ट रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो का पूरा ही नाम होता है रीपर्चेज। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल के रूप में रखा जाता है, जिसको लेटर बायबैक करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिवर्स रेपो। क्या होता है बच्चा, रिवर्स रेपो। अब रिवर्स उसका नाम ही बोल रहा है कि वो तो रिवर्स है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कभी आरबीआई को बोरो करना पड़ता है, कोई मुसीबत आ गई सेंट्रल बैंक में, जैसे यूक्रेन में दिक्कत आ गई, तो वहां की जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती है। ठीक है बेटा, तो इसमें वही बोला है, जब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करती है वापस से फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स विद अ रीपर्चेज एग्रीमेंट, तब कमर्शियल बैंक बोलती है मैं भी फ्री में क्यों दूं। तो आरबीआई से जो चार्ज करती है कमर्शियल बैंक, क्या बोलते हैं, रिवर्स है। लेकिन बच्चों आरबीआई को बोरो करना पड़ा, ये तो बहुत वंस इन अ ब्लू मून होगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आइडल पड़ा है, कोई लोन लेने के लिए आ नहीं रहा है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या बोलती है कि तुम्हारा तो फ्री पड़ा है तो मेरे पास में क्यों नहीं जमा कर देती, कुछ तो कमा लोगी। और कमर्शियल बैंक मान जाती है, तो हम उसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास में जमा करती। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास में जमा करती है। ठीक है, तो इसमें पहली डेफिनेशन दी है, रेट एट विच आरबीआई पेज टू बैंक्स इन ऑर्डर टू कीप द एडिशनल फंड्स इन आरबीआई। बच्चों इसमें एक फॉर्मूला लिखा है जो एग्जाम में भी पूछा गया था, लेकिन ये पुराना सिस्टम। रिवर्स रेपो रेट बोला, रेपो रेट -1, एक्चुअली अभी 2 साल से फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कर दिया है, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% में कर दिया। लेकिन अगर मॉड्यूल ये बोल रहा है और एग्जाम में भी यही पूछ रहा है तो स्ट्रिक्टली फॉलो द मॉड्यूल। तो इसके हिसाब से रिवर्स रेपो रेट -1 होता है। अब एक और होता है जिसको बोलते हैं एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये ना वापस से पिनल रेट होता है, पेनाल्टी रेट, वही जो सीआरआर एसएलआर नहीं रखते हैं तो। लेकिन ये ओवरनाइट बोरोइंग रेट होता है, आपको रातों रात पैसा मिल जाता है। अब रातों रात पैसा मिलेगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना, तो आपके पास में जो एसएलआर का अमाउंट है उसका 1% तक बोरो कर पाते हो। कितना बोरो कर पाते हो, इट कैन यूज अ मैक्सिमम ऑफ 1% ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो मतलब इसमें वापस से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही होती।
MSF रेट और बैंक रेट दोनों एग्जैक्टली बराबर होता है, ठीक है। मतलब बैंक रेट 6.75 है तो ये भी 6.75 होगी। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि पहले बैंक रेट और रेपो रेट में भी यही एक का डिफरेंस होता था। तो ये वाला फॉर्मूला चलता था बेटा कि MSF रेट निकालना है तो रेपो रेट +1, क्या हो जाएगा, MSF रेट वुड बी रेपो रेट +1 और रिवर्स रेपो होता था रेपो रेट -1। ठीक है बच्चे। अब आते हैं, अच्छा एक चीज सीख लो बेटा, एक्चुअली तो बैंक रेट रेपो रेट सब क्वांटिटेटिव कहलाता है। तो मैं एक लाइन में आपको याद करवाती हूँ। जब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन तो हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, इन, और इन का मतलब क्या होता है, अंदर। लेकिन जब भी इन्फ्लेशन होता है हाथ का मूवमेंट करेंगे बाहर। कहाँ करेंगे, बाहर। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो CRR बढ़ेगा, SLR बढ़ेगा, सिक्योरिटी बिकेंगी, बैंक रेट बढ़ता है, रेपो बढ़ता है, रिवर्स रेपो भी बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन के समय में सारे रेट्स बढ़ते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए। रेड कलर का पेन उठा के लिख लो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑल रेट्स आर इंक्रीज्ड। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑल रेट्स आर इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों। अब आता है इस चैप्टर का आखिरी भाग, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो बच्चा, पहले RBI हमारे देश में वीटो पावर रखता था, मॉनेटरी पॉलिसी अकेले वो बनाता था। लेकिन बाद में हमारे देश में सिस्टम चेंज हुआ, RBI की वीटो पावर हटा दी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 6 सदस्य होते हैं, 3 आर फ्रॉम RBI, 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बेटा देखो, अगर तुम इतना बड़ा चेंज कर रहे हो ना, तो RBI के एक्ट में भी जाके चेंज करना पड़े, क्योंकि RBI का एक्ट जो 1934 में बना था उसमें तो RBI की वीटो पावर लिखी हुई थी। तो अगर आप सिस्टम चेंज करोगे तो यू हैव टू गो एंड चेंज द एक्ट ऑल्सो। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी के हेड कौन थे, उर्जित पटेल। तो उन्होंने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बनाया। क्या बनाया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट किसके बीच में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में था। और उस अग्रीमेंट में यही लिखा गया था कि अब वीटो पावर हटा करके मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई जा रही। ठीक है, तो ये उर्जित पटेल, क्या क्या याद रखना है, उर्जित पटेल। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा था। ये अमेंडमेंट आया था 27 जून 2016 में आया था। ठीक है, और एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बनाया था जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। और इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। ये अग्रीमेंट वाज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक चेंज और किया, पहले RBI को ना मल्टीपल टारगेट्स दिए जाते थे, बहुत सारे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी, जिसको मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच बोला जाता। अब RBI को एक सिंगल पॉइंट एजेंडा सौंपा गया, वो था प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो इसका नाम होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, RBI को प्राइस स्टेबिलिटी मेन रोल के रूप में दिया गया और इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए बोला गया। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, देखो ये सब एक्सपर्ट कमेटी अंडर उर्जित पटेल ने किया था। 2014 से बातचीत चल रही थी, फिर 27 जून 2016 को ये पिक्चर में आया। तो बच्चों, अब ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बोला गया है, ये CPI इन्फ्लेशन है। CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिटेल इन्फ्लेशन देखते हैं, सब्जियां, तेल और ये सब, क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और RBI को टारगेट दिया है कि CPI तुमको 4% पे रखना है। कितना रखने के लिए बोला है, 4% पे रखने के लिए बोला है। 4% ±2%। क्या बेटा, कितना, 4% ±2%। मतलब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 6% तक जा सकता है। मैक्सिमम 6% तक जा सकता है और मिनिमम 2% तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट करवाती हूँ। तो उसको 4% का टारगेट दिया है
CPI का, ठीक है। फ्रॉम द पीरियड 5 अगस्त 2016 टू मार्च 31 2021, ठीक है। अपवर्ड टॉलरेबल लिमिट 6%, लोअर टॉलरेबल लिमिट 2%। अब देखो आरबीआई को वापस बार बार मॉनेटरी पॉलिसी बनाना पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स बनाना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है कि इन्फ्लेशन का सोर्सेस क्या है, मतलब रीजन क्या है इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट देती है वो फॉर द कमिंग पीरियड, आगामी 6 महीने से लेके 18 महीने, फॉर द कमिंग 6 to 18 मंथ्स वो फोरकास्ट देती है, सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन भी देती है। तो बेटा 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक उसको मॉनिटर किया जाए, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। अगर लगातार 3 क्वार्टर में वो 2% से कम हो जाए या 6% से ज़्यादा हो जाए, देखो 4% का टारगेट है, ±2% बोला है, मतलब 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लगातार 3 क्वार्टर्स तक देखते हैं, अगर ये 2% से कम रहा फॉर कंटिन्यूस 3 क्वार्टर्स या 6% से ज़्यादा रहा फॉर कॉन्जिक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, तो बोलते हैं इट्स अ फील्ड मॉनिटर, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। मैं आपको स्कैनर में ले जा रही हूँ, देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक? द फिएट मनी। द कंसेप्ट ऑफ अवर्जन ऑफ रिस्क, मतलब पीपल लाइक लेस रिस्क देन मोर रिस्क, पीपल वांट मोर वेल्थ देन लेस वेल्थ, किसने बोला था? एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जेम्स डॉबिन। ये अपनी आखिरी वाली थ्योरी थी। Which of the following is not a function of money? हम तो बोल रहे थे डिफिकल्ट टू काउंटरफेट। बेटा रिवर्स रेपो और रेपो में क्या फॉर्मूला चलता है? -1, ए वाला। What does RBI publish every 6 months, providing explanation of the sources of inflation, forecast for the upcoming period of 6 to 18 months? The monetary policy report. Which of the following is the correct formula to calculate excess reserves? Excess reserves is equal to total reserves minus the required reserves. बेटा रियल मनी क्या होता है? नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल। जब भी बोलते हैं नॉमिनल उसमें इन्फ्लेशन का असर है, जब भी बोलते हैं रियल हम उसमें से इन्फ्लेशन का असर हटा देते। इसको भी देख लो। Which of the following is not a channel of monetary transmission? ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब वो परचेज कर लेती है तो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी कि कम होगी? परचेज कर लिया तो लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक के पास में बढ़ जाएगी। देखो इन्फ्लेशन के समय में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को सेल कर, जिससे कमर्शियल बैंक का पैसा अटक जाए, तो उसके पास में लिक्विडिटी कम हो जाए। जब जब डिफ्लेशन होता है तो सिक्योरिटी सेल करते हैं तो क्या होता है, सॉरी सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो क्या आता है, वो कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट आरबीआई के पास में आ गया और कमर्शियल बैंक के पास में लिक्विडिटी बढ़ गई, तो वो लोन सस्ता कर देगी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? इट इंक्रीजेस द रिजर्व्स विद द कमर्शियल बैंक। उसके पास में ज्यादा पैसा बचेगा क्योंकि कागज का टुकड़ा चला गया आरबीआई के पास में और ये सब पूरा आ गया इधर, तो इंक्रीजेस रिजर्व्स, तो लोन को क्या करेगी, सस्ता। ठीक है, दैट वाज ऑल। तो बेटा सुनो करण, अब ना ये मनी मार्केट का यूनिट तो खत्म हो गया, तो इसको मैं समाप्त करती हूँ, उसके बाद में वापस से रिकनेक्ट कर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू विशु, अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ पे समाप्त करते हैं और दिस वाज द एंड ऑफ मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।